हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023 में देने वाले हैं और जिस भी स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। बात करते हैं आज के इस क्लास का, तो देखिए आज के इस क्लास में हिस्ट्री मेजर पेपर के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करके बताने वाला हूं और ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि पेपर में जब आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप सरलता के साथ आंसर कर पाओ। आज ये चौथी क्लास होगी आपकी, इससे पहले 3 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो सभी क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप सभी क्लास को जरूर देख लीजिए। आइए बात करते हैं आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वह क्वेश्चंस होगा भारतीय संस्कृति में रामायण की क्या भूमिका रही है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वह है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में विश्व बंधुत्व को समझेंगे कि विश्व बंधुत्व क्या है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में। इसके बाद हम लोग भगवत गीता के बारे में जानेंगे और इसके बाद बात करें तो हम लोग महाजन पद के बारे में जानेंगे। ये 4 टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस क्लास का जो कि 12 नंबर क्वेश्चन होगा, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संस्कृति में रामायण की क्या भूमिका या महत्व है। इस पर आपको क्या करना है, एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं और पेपर में हमें कैसे लिखना है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में काफी डिटेल से बताया था कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत की संस्कृति को विश्व भर में किस रूप में देखा जाता है, क्या अपना महत्व रखती है विश्व भर में भारतीय संस्कृति, इन सभी के बारे में डिटेल से बताया था। क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आइए आज हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में रामायण की क्या भूमिका रही है। तो देखिए, रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण में 2 पहलू हैं। वह 2 पहलू कौन कौन सा है, तो एक है भाई साहब राम और दूसरा है रावण। और ये दोनों ही किसको उजागर करने का प्रयास करती है, तो भारतीय संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। संस्कृति कौन सी, तो आर्य संस्कृति। देखिए आर्य संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो राम भाई साहब जो है यह आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन रावण जो है इस आर्य संस्कृति के खिलाफ है, यानी कि यह अनार्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। अब इन्हीं दोनों के बीच के युद्धों को क्या किया गया है, तो रामायण के अंतर्गत विवरण बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है और यही विवरण भारत की संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। देखिए अगर मैं बात करूं आर्य संस्कृति की, तो आर्य संस्कृति रामायण काल में केवल और केवल उत्तर भारत में विकसित था, लेकिन जैसे ही राम क्या करते हैं, रावण पर अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आर्य संस्कृति उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी विकसित होता हुआ दिखता है। अब आइए समझते हैं हम लोग कि यह जो आपकी रामायण है यह किस तरीके से संस्कृति में अपनी भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी संस्कृति किस प्रकार की है। तो हमारी संस्कृति जो है सबों को एक आदर स्वरूप देखने का प्रयास करती है। जैसे कि मैंने आपको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पढ़ाया था। वसुधैव कुटुंबकम हमें क्या बताती है कि संपूर्ण विश्व जो है हमारा एक परिवार है और हमारे एक परिवार की एक मर्यादा है जहां पर हम सभी को क्या करते हैं, आदर स्वरूप देखते हैं, प्यार स्वरूप देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से रामायण काल में भी माता पिता को देवता के तुल्य माना जाता था, यानी कि माता पिता को देवताओं का दर्जा दिया जाता था। इस आधार पर जो है हम कह सकते हैं रामायण जो है हमारी संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। इतना ही नहीं, पुत्र का कर्तव्य होता था अपने पिता के प्रति आदर, अपने माताओं के प्रति आदर, अपने बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना, अपने छोटों के प्रति प्यार का भाव रखना। और ये सभी के सभी जो हैं हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। जिस तरीके से आपने रामायण में देखा होगा कि राजा दशरथ के कहने पर दशरथ पुत्र राम ने क्या किया था, तो दशरथ पुत्र राम ने अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने पिता के आदर के लिए, उनके वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास काटा। कितने वर्षों तक, 14 वर्षों तक वनवास में रहा। और यह सभी के सभी जो है हमारी संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण में तत्काल समय की वेशभूषा और प्रकृति का भी चित्रण देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं बात करूं तो साहित्य की दृष्टि से भी रामायण जो है हमारी संस्कृति में काफी ज्यादा योगदान देने का प्रयास करती है। साहित्यिक दृष्टि से क्यों, तो देखिए एक तरफ हम लोग राम की उदारता का वर्णन करते हैं रामायण के अंतर्गत, वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो उनके नैतिक आदर्श का भी
हम लोग क्या करते हैं तो नैतिक आदर्श का भी वर्णन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह नैतिक आदर्श और इसके बाद जो है उनकी उदारता किसको प्रस्तुत करती है, तो यह साहित्य को प्रस्तुत करती है। इसलिए साहित्यिक दृष्टिकोण से भी रामायण हमारी संस्कृति में काफी अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। उम्मीद करता हूं मैं आपको भारतीय संस्कृति में रामायण की भूमिका या महत्व को समझा पाया होऊंगा। अगर आपने समझ लिया इस चीज को तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस प्रकार समझ सके या फिर कुछ त्रुटियां रह गई। कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आज के इस क्लास का क्या है, क्वेश्चंस आपका कहता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस है भाई साहब कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में विश्व बंधुत्व को समझाइए। अब ये विश्व बंधुत्व क्या है? विश्व का मतलब तो समझ गए संपूर्ण संसार, बंधुत्व का मतलब भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व को हम लोग एक भाईचारे की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के रूप में कैसे देखते हैं, हमें इसको समझना है। तो भारतीय संस्कृति जो है यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ही भाईचारा का संदेश नहीं देती, किंतु यह समस्त विश्व को, या केवल और केवल भारत के लोगों को, हमारी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति, यह केवल भारत के लोगों को ही भाईचारे का संदेश नहीं देती है, यह संपूर्ण विश्व को क्या करती है तो भाईचारे का संदेश देने का काम करती है। क्योंकि मैंने आपको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताया था, और वसुधैव कुटुंबकम जो है हमें संदेश देती है कि हमारा जो ये संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व जो है एक बंधु है, एक भाई है हमारा। जैसे कि इसके संदर्भ में आदर्श व्यक्तियों का कथन भी रहा था, हम इस कथन पर भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, देखिए भारतीय संस्कृति में संपूर्ण विश्व को एक परिवार कहा गया है, इसलिए यहां यह विचार प्रकट हुआ, यह मेरा, यह तेरा, यह कौन करता है तो यह भाई साहब छोटी बुद्धि वाले लोग जो हैं यह हमेशा इसी भाव में जीते हैं कि यह वस्तु हमारा है, यह देश हमारा है, यह तुम्हारा देश है, यह वस्तु तुम्हारा है। ऐसा कौन करता है तो केवल और केवल छोटी बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले लोग करते हैं, और यह हमारी संस्कृति जो है हमें संदेश देने का प्रयास करती है। लेकिन वहीं पर उदार चरित्र वाले व्यक्ति, सच्चे ज्ञानी व्यक्ति, जो अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, वह हमेशा से पूरे विश्व को क्या कहती है तो अपना एक परिवार मानती है, अपना एक परिवार कहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो एक विश्व बंधुत्व कहते हैं। इसके संदर्भ में विवेकानंद का एक कथन देखिए। विवेकानंद जब शिकागो में क्या किए तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे, तो वहां पर प्रारंभ में उन्होंने क्या कहा था, वहां पर प्रारंभ में कहा था, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। और जब यह संबोधन युक्त शब्द उनके मुंह से निकला तो निकलते ही जो है वहां पर जो भी लोग विद्यमान थे इन शब्दों से, या फिर पूरे विश्व के लोग जो है इन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि संपूर्ण विश्व को जो है यह अपने प्यारे भाई और बहनों के रूप में संबोधित करने का प्रयास किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति जो है यह पूरे विश्व को अपना एक बंधु मानती है, पूरे विश्व को अपना एक भाईचारे के रूप में देखने का प्रयास करती है। राजा राम मोहन राय भी पीछे नहीं रहे। राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी विश्व मातृत्व की इस भावना का प्रचार प्रसार किया है। राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर ने संपूर्ण विश्व को अपने माता के रूप में उजागर करने का प्रयास किया है कि संपूर्ण विश्व, समस्त सृष्टि जो है हमारी माता स्वरूप है। और यह कौन बताता है तो यह हमारी संस्कृति बताता है। वैदिक काल में भी विश्व बंधुत्व की धारणा जो है यह विद्यमान देखी गई थी, और वर्तमान समय में भी जो है भारत के द्वारा क्या किया जाता है, जब विदेशी नीतियों का संचालन होता है तो इन विदेशी नीतियों के संचालन में विश्व बंधुत्व की भावना को देखने को मिलता है। जैसे आप अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को आप देखते होंगे जब किसी भी मंच से वह भाषण देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो या फिर पूरे विश्व की बात कर ले, वह विश्व में जहां भी परिभ्रमण करते हैं तो हमेशा उनका संबोधन करने का तरीका यही होता है कि वह समस्त विश्व को, वहां के नागरिकों को अपने भाई और बंधुओं के रूप में संबोधित करते हैं, जिससे उनकी भाईचाराएं जो है, उनका संबंध जो है अच्छा बनता है। इस प्रकार हमारी जो संस्कृति है यह विश्व बंधुत्व को उजागर करने का प्रयास करती है। आइए हम लोग उम्मीद करते हैं आपको यह समझा पाया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारत की जो संस्कृति है इसके संदर्भ में विश्व बंधुत्व क्या है।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स आपको कहां पर मिलेगी, तो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.topperguruji.com। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आपको बीए का सेक्शन मिलेगा। उस बीए के सेक्शन में आपको ये सारी नोट्स मैं उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न आपका कहता है भगवत गीता पर संक्षिप्त परिचय दे। देखिए भगवत गीता को समझेंगे। भगवत गीता किससे संबंधित है, तो आपने देखा होगा महाभारत सीरियल देखा है। अगर आपने देखा है तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि जी सर मैंने देखा है। तो महाभारत से रिलेटेड है आपका भगवत गीता। अब ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए भगवत गीता या गीता की अगर मैं बात करूं तो यह भारतीय विचारधारा के इतिहास में हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मूलतः अगर बात करूं गीता की तो गीता जो है यह महाभारत के भीष्म पितामह जो थे उनके पर्वों का एक अंश माना जाता है। और इस भगवत गीता में महाभारत युद्ध के अवसर पर अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह देखने को मिलता है। भगवत गीता जो है जिसमें क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, कहां उपदेश दिया गया था, तो समझिएगा मैं आपको सारी कहानी को डिटेल्स में बताता हूं। जब कुरुक्षेत्र में कौन कौन युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं, तो पांडवों की सेना और किसकी सेना, तो कौरवों की सेना। जब पांडवों की सेना और कौरवों की सेना कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए पहुंचते हैं तो पांडव का नेतृत्व कर रहे होते हैं कौन, पांडव का नेतृत्व कर रहे होते हैं अर्जुन। और अर्जुन जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो उन्हें कौन दिखाई देता है, तो वहां एक और भीष्म पितामह दिखाई देते हैं जो कि उनके कौन थे, तातश्री थे। उसी सेना में उनके गुरु द्रोणाचार्य दिखते हैं और इसके साथ साथ ही जितने भी योद्धा दूसरी तरफ दिखाई देता है अर्जुन को, वो सभी के सभी उनके भाई होते हैं, उनके बंधु होते हैं। यह देखकर जो है अर्जुन की जो हृदय है यह करुणामयी हो जाता है, वह युद्ध करना चाहता ही नहीं है। तो इस संदर्भ में कौन, तो भाई साहब अर्जुन का सारथी होता है कृष्ण, और कृष्ण उपदेश देते हैं। कृष्ण जो है उन्हें इस मोह से निकालने का प्रयास करते हैं। इसी उपदेश को जो है क्या किया गया, भागवत गीता में वर्णित किया गया है। जब वह मोह में पड़ जाते हैं कौन, अर्जुन भाई साहब, तो उनकी जो गांडीव है, यानी कि गांडीव बोले तो धनुष, उनका धनुष उठ ही नहीं पाता, वो युद्ध करना चाहते ही नहीं है। इस ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, वो ऐसे मोह संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, क्योंकि उन्होंने तो भाई साहब अब जिस मोड़ पर लाकर इस युद्ध को खड़ा कर दिया था, तो परिणाम तो कुछ न कुछ आना सामने था ही। परिणाम अब क्या आता, तो कहीं ना कहीं एक तरफ धर्म था और दूसरे तरफ अधर्म था। धर्म की ही जीत होनी थी, अधर्म कभी जीत सकता नहीं था। जब अधर्म कभी जीत सकता नहीं था तो अधर्म को हराने के लिए भाई साहब अर्जुन का गांडीव उठना जरूरी था। परंतु वो ऐसी मोह संकट में पड़ गए थे कि वह अपना गांडीव उठाना ही नहीं चाह रहे थे। फिर कृष्ण भगवान को रहा नहीं जाता है और वह उपदेश देते हैं, और उपदेश के दौरान जो है यह भागवत गीता सामने आती है। उसी उपदेश को इस भागवत गीता में बताया गया है। इस उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान कृष्ण अपने रथी अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, फल कौन देता है, तो फल आप कर्म करोगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और इस दौरान क्या होती है, तब जाकर युद्ध प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से जो युद्ध भूमि है, कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि को कहां पर वर्णित किया गया है, भगवत गीता में वर्णित किया गया है। जो कि किसका उपदेश था, तो भाई साहब आप कहोगे कृष्ण का उपदेश था। इस तरीके से हम लोग भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे, भगवत गीता का टिप्पणी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आइए आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चंस आपका कहता है यहां पर समझिएगा, महाजन पद पर संक्षिप्त टिप्पणी करे। क्या करे भाई साहब, महाजन पद पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। तो समझिए महाजन पद क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं महाजन पद की, तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना तो ये कब से प्रारंभ हो गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो गया था। ये 6ठी शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। भारत की संस्कृति इतिहास का प्रारंभ तो अति प्राचीन काल से हो चुका था।
लेकिन राजनीतिक इतिहास इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय से ही प्रारंभ होता है। यानी कि ये जो क्षेत्रीय राज्य का उदय होना शुरू हुआ था 6वीं शताब्दी में, उस काल से ही राजनीतिक इतिहास का उदय माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। इस काल तक लौह तकनीक के व्यापक प्रयोग ने लोगों के जीवन पर या फिर लोगों के भौतिक जीवन में जो है यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर रख दिया था। इससे जीवन यापन का अस्थायी प्रवृत्ति जो है यह सुदृढ़ होता हुआ दिखाई दिया। वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक इकाई जन थी। जन यानी कि लोग, ठीक है। जितने भी वैदिक काल में राजनीतिक इकाई हुआ करता था वो लोग हुआ करता था। जनों का कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं था, यानी कि उन लोगों का जो है कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं हुआ करता था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, यानी कि टहलते फिरते थे, बस इधर उधर जाते थे। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कृषि भी विकसित हो गया, उद्योग कार्य भी विकसित हो गए, व्यापार वाणिज्य आदि का विकास जो है यह क्या किया, तो प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया और छोटे छोटे जनों का स्थान अब जनपदों का या फिर क्षेत्रीय राज्यों का नाम ले लिया, रूप ले लिया। इस तरीके से क्षेत्रीय राज्य या जनपद का विभाजन होना शुरू हो गया। और जब यही क्षेत्रफल, यही जनपद क्या होता चला गया, तो क्षेत्रीय राज्य या जनपद का काफी ज्यादा विस्तार देखने को मिला। तो यही विस्तार भरा क्षेत्रीय राज्य या विस्तार भरा जनपद जो है या किसके नाम से जाना गया, तो महाजनपद के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करता हूं आपने महाजनपद के बारे में ये जो छोटी सी जानकारी थी आप समझ गए होंगे। क्या है तो एक बार फिर से हम लोग इस पर नजर डालेंगे। देखिए, महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो 6वीं शताब्दी पूर्व से ही क्या होना शुरू हो गया था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। इससे पूर्व जो है लोग क्या करते थे, तो भाई साहब लोग जो है यह क्या करते थे, तो ना तो उस समय उद्योग कार्य विकसित थे, ना ही व्यापार वाणिज्य विकसित था। तो लोग जो है अपना कहीं भी कोई अस्थायी क्षेत्र निहित नहीं रखता था। वे हमेशा एक जगह से दूसरे जगह अपने संसाधनों की खोज में रहते थे, अपने जीवन यापन के लिए हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। लेकिन 6वीं शताब्दी से पूर्व तक क्या हो गया, तो भाई साहब कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब विकसित हो गए, जिससे क्या हुआ, तो प्राचीन जनजाति व्यवस्था जो थी यह जर्जर हो गई और जितने भी क्या कहते हैं लोग थे यह बंटना शुरू हो गया। छोटे छोटे जनों का जो है एक टुकड़ा बन गया, यह जनपद के नाम से जाना गया, या छोटे छोटे राज्यों के रूप में, क्षेत्रीय राज्यों के रूप में जाना गया। लेकिन जब यही छोटा छोटा राज्य जब काफी ज्यादा विकसित होता चला गया तो इसे ही अंतोगत्वा किस नाम से जाना गया, तो यह महाजनपद के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने इस भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने प्यारा सा कमेंट से हमें जरूर मोहित करने का प्रयास कीजिएगा ताकि मैं खुश रहूं, तो आपके लिए दिनानुदिन जो है ऐसे ही शानदार जानदार क्लासेस लाने का प्रयास करता रहूं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।